Hello everyone, welcome to Defense Wala. My name is Rahul Parmar. जय हिंद everybody. भारत माता की जय. प्लीज बताइए आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? मैं दिखाई और सुनाई आप लोगों को दे रहा हूं. प्लीज डू लेट मी नो. डस्ट पार्टिकल तक हुआ है ना? बिल्कुल डस्ट पार्टिकल तक हुआ. और आज हम जानेंगे एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर. आगे जानेंगे. सभी खुश रहो, सभी अच्छे से तैयारी करो. ओके, तो ऑल सेट, ऑल परफेक्ट. हाँ, साधना बाजपाल, बचपाल, साधना, जाहिद, ले दिया आपका नाम भी. अच्छा, आज की क्लास हमारी छोटी होगी, 50 मिनट तक की होगी. 7 बजे से लॉन्च है, तो वहां भी आप लोग आ सकते हो. लॉन्च के अंदर सारी चीजें आपको मिलेगी. ओके, तो क्लास थोड़ी छोटी रहेगी. आगे बढ़ते हैं. अब कल की क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को बता दिया था कि एटमॉस्फेयर जो होता है, उस एटमॉस्फेयर का बनना कैसे हुआ, कैसे एटमॉस्फेयर बना. हमने बात की थी डीगैसिंग की प्रक्रिया, जहां पर देखा था कि धरती के अंदर से वाटर वेपर, गैसेस, डस्ट पार्टिकल निकल के बाहर आए थे. वाटर वेपर कंडेंस होकर के बरसात हुई थी, गड्ढों में पानी इकट्ठा हुआ था, कीमोसिंथेसिस की प्रोसेसेस हुई थी, और धीरे धीरे एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन आई थी. इस क्लास के अंदर हम उस एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर को जानेंगे कि कैसे हमारा एटमॉस्फेयर बना हुआ है, कौन कौन से कमरे हैं इस घर के अंदर. तो इसी के अंदर आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे. तब तक के लिए आप लोग को हमेशा की तरह थोड़ा शांत रहना होगा चीजें सीखने के लिए. रिकेप में क्या जाना था इन लास्ट क्लास? आप चाहो तो हेडिंग लिख सकते हो. वी लर्न अबाउट दी कंपोजिशन ऑफ atmosphere, and today we people will going to discuss the structure of atmosphere. यहां पर हम डिस्कस करेंगे इस एटमॉस्फेयर, जो घर जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये घर बना कैसे है, इसका स्ट्रक्चर क्या है. तो आज हम उस पूरे स्ट्रक्चर की बात करेंगे. ओके, कंपोजिशन मैंने आपको बता दिया था. कंपोजिशन के ही अंदर मैंने आपको ओरिजिन बता दिया था. साथ ही साथ आपको कंपोजिशन में 3 चीज पढ़ाई थी. पहला गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर वेपर. इतनी चीजों के बारे में हमने जाना था, कौन कौन सी गैसेस होती है ना. अब आज कहानी थोड़ी आगे चलिए. तो एटमॉस्फेयर इज कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट लेयर. पहली चीज तो एटमॉस्फेयर इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ अर्थ. एटमॉस्फेयर हमारी धरती का ही एक अभिन्न हिस्सा है. ऐसा मत समझ लेना एटमॉस्फेयर अलग है, धरती अलग है. ये उसी का हिस्सा. अगर एटमॉस्फेयर अलग होता तो आप समझो ना, धरती तो एक स्पीड से घूम रही है. 24 घंटे में धरती को घूम कर अपनी जगह पर आना. धरती तो रोटेशनल स्पीड में. अगर मैं इस पेन को हवा में फेंकता हूं तो इस धरती आगे निकल जाना चाहिए, पेन को पीछे गिरना चाहिए. बट क्योंकि हमारे साथ साथ ये हमारा एटमॉस्फेयर भी इसी का हिस्सा है, तो जब धरती घूमती है साथ साथ एटमॉस्फेयर भी घूमता है. ऐसे समझ लो कि ट्रेन के अंदर आप बैठे हो और अंदर ही की सीट पे आप बॉल को उछाल रहे हो हाथ में, तो ट्रेन के अंदर की हवा भी ट्रेन का हिस्सा है, इसलिए बॉल आपके साथ में. अगर ट्रेन के आप बाहर करोगे तो सट से बॉल पीछे चली जाएगी. वैसे एटमॉस्फेयर तो इट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द अर्थ. द स्ट्रक्चर कंसिस्ट डिफरेंट लेयर. अलग अलग प्रकार की परतें बनी हुई है. एक ट्रोपोस्फियर, सबसे नीचे बोला जाता है क्षौम मंडल. दूसरा स्ट्रेटोस्फियर, कहा जाता है समताप मंडल. तीसरा मिजोस्फियर, कहा जाता है मध्य मंडल. और फिर आता थर्मोस्फियर, मतलब तापमंडल. एक्सोस्फियर मतलब बाह्य मंडल. ये एक एक करके मंडल है. हर मंडल की अपनी विशेषता है. जैसे हर चीज का अपना काम होता है, वैसे ही हर एक मंडल का अपना अपना विशेषता होती है. तो वो हम जानेंगे. द डेंसिटी, डिफरेंट लेयर विथ वेराइंग डेंसिटी एंड टेम्परेचर. मैंने बोला ना, हर की एक विशेषता है. किसी की डेंसिटी ज्यादा, किसी की डेंसिटी कम, किसी के तापमान बढ़ रहा, किसी का घट रहा, किसी का फिर बढ़ रहा, किसी का फिर घट रहा. तो यहां पर बदलाव काफी दिखाई देते हैं. द डेंसिटी इज हाईएस्ट नियर द सरफेस एंड डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग हाइट.
बहुत साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि धरती की ग्रेविटी के चलते एटमॉस्फेयर की जो मैक्स डेंसिटी है वो धरती की सतह के पास रहेगी और ऊपर जाते जाते रेरिफाइड होता जाएगा, एटमॉस्फेयर छिछला पड़ता जाएगा। मतलब कोर एटमॉस्फेयर, आपको मानो ना मानो, ये 13 किलोमीटर जो है शुरू के, ये 13 किलोमीटर ही है हमारा 90% एटमॉस्फेयर। मतलब हमारे काम का जो एटमॉस्फेयर है ना, जिसको हम बचाने का प्रयास करते, वो क्लाइमेट चेंज, वो कहानी, अगर आप लोगों को पता हो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने एक नई परिभाषा निकाली अरावली माउंटेन को लेकर के। उन्होंने बोला कि उस पूरे सराउंडिंग एरिया में, उस लोकल एरिया में जिन पहाड़ों की ऊंचाई 100 मीटर से अधिक होगी, बस वही अरावली है, और बाकी जो 100 मीटर से कम है, अब वो अरावली का हिस्सा नहीं। और जो अरावली का हिस्सा नहीं, सरकार ने क्या बोला था कि अरावली को बचाना है। मतलब जो नियम आए थे गवर्नमेंट, मतलब जो वो होते ना एनजीओस और इनकी तरफ से, कि अरावली को बचाना बहुत जरूरी है। तो इनने क्या बोल दिया कि 100 मीटर के नीचे के पहाड़ अरावली नहीं है और 100 मीटर के ऊपर के अरावली। अब आप समझो, अरावली माउंटेन आपको मैंने पढ़ाया था ना, द लाइन ऑफ पीक्स अरावली, माउंट आबू। अरावली के अंदर टोटल 12,180 हिल्स आते हैं, छोटी छोटी पहाड़ियां, और उन 12,000 में से मात्र 1,000 है जो 100 मीटर से ऊंचे, बाकी सारे के सारों को ही हम काट देंगे, तोड़ देंगे। मतलब आप समझिए कि कितनी परेशानी हो रही दिल्ली के अंदर। ये अरावली कर्ब करती दिल्ली के एयर पोल्यूशन को, ये दबा लेती अपने अंदर, आगे नहीं जाने देती। अरावली इस चीजों को होल्ड करके रखती है। हम क्या देख पा रहे हैं यहां पर, क्या समझ पे आ रहा है कि हम उसी पहाड़ को तोड़ रहे हैं। वहां से नदियां निकलती है, लूनी नदी, साबरमती नदी, नदियां ओरिजिनल, बनास नदी, ये नदी बहती उस इलाके के अंदर, वो डेजर्ट को फैलने से रोकती है। उसी अरावली, वही अरावली जो मॉनसून को दिशा देकर के भेजती है हिमालय तरफ, उत्तर के मैदान तरफ, जिनके बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। हम उसी अरावली को तोड़ रहे हैं। मैंने इसके ऊपर एक शॉर्ट बनाया हुआ है, आप चाहो तो उसको देख लेना। इंस्टाग्राम पर रील, सॉरी शॉर्ट नहीं है, इंस्टाग्राम पर रील है, वहां पर आप सर्च कर लेना। प्रॉपर पूरा मैंने बताया कि कहाँ कैसा हुआ। थोड़े से उसके अंदर एनिमेशन है जो आपको बेहतर इस चीज़ों को समझने में मदद करेंगे। पूरा अच्छे जो रिपोर्ट आई थी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया और ये वो सभी मैंने मेंशन किया है। तो इफ़ यू वांट यू कैन गो एंड यू कैन चेक देयर, लर्न अबाउट अरावली। क्योंकि एक चीज़ तो है कि जो चीज़ करंट अफेयर के अंदर आती है वो एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाती है, बट अकेला एग्जाम ही नहीं करता हमेशा मैटर। कभी कभी ऐसा करता हमको जानना बहुत जरूरी हो, भले इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से, बट अदर देन दैट हमारी लाइफ में भी वो मैटर करती है। वो पहाड़, उसके बहुत उपयोग है, और उस पहाड़ में जरा सा बदलाव बड़े दुरुपयोग की तरफ हमें आगे देखने को मिलेगा। तो आप चाहो यू कैन गो एंड वॉच दैट। ठीक है, द डेंसिटी हाइएस्ट नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग हाइट। ऊंचाई के साथ साथ ये डेंसिटी घटती जाती है, नीचे की तरफ लोअर एटमॉस्फेयर डेंसिएस्ट है। द कॉलम ऑफ एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इन 5 डिफरेंट लेयर। ये जो एटमॉस्फेयर है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आइनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ऐसे लेयर्स के अंदर ये डिवाइडेड है। द हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर इज एस्टिमेटेड एज 29,000 किलोमीटर। एक मोटा मोटा देखा जाए तो हमारा एटमॉस्फेयर 29,000 किलोमीटर का है, बट उस 29,000 में से मात्र 25 किलोमीटर ऐसे हैं जो हमारे ज्यादा काम के हैं। जो नीचे नीचे का मैं बता रहा हूं ना आपको, 13-20, यही है जो काम का मेजर। इसके बाद का एटमॉस्फेयर हमारे ज्यादा काम का नहीं है। आइए एक एक करके सारी लेयर्स का देखते हैं। इंट्रोडक्शन समझ में आया? एटमॉस्फेयर कवर द अर्थ सरफेस, इट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द अर्थ, इट प्रेजेंट इन अ लेयर, each and every layer had separate density, separate temperature, but the density decreases with increasing height and temperature changes with different layers. ओके, एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर हमने जाना। हाँ समझ गया। आपके दिमाग के अंदर जो गूंज रहा है ना, करमान लाइन क्या है? ये करमान लाइन एक ऐसी लाइन है जो हमारी धरती के लोअर एटमॉस्फेयर और जो स्पेशियस एटमॉस्फेयर है उन दोनों को अलग करती है। मतलब धरती का जो इंपॉर्टेंट एटमॉस्फेयर है वो इस करमान लाइन के नीचे आता है काम का, और इसके बाद का जो एटमॉस्फेयर होता है वो सैटेलाइट वाला एटमॉस्फेयर होता है, स्पेशियस होता है, जो अंतरिक्ष जिसे हम बोलते हैं, जो इतना काम का नहीं रहता। तो ये आउटर और लोअर लिमिट ऑफ एटमॉस्फेयर को सेग्रीगेट करती है। सबसे पहले बात करेंगे ट्रोपोस्फियर की। ट्रोपोस्फियर का मतलब होता है सौममंडल, हिंदी में सौममंडल। जिंदगी का सफर अजनबी अजनबी। ट्रोपोस्फियर मतलब सौममंडल। इट इज द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। हमारे एटमॉस्फेयर की सबसे निचली लेयर है। इट इज द लोअर मोस्ट लेयर, जिसके ऊपर मतलब आप लोग रह रहे हो ना, ये हवा जो आपके सराउंडिंग में चल रही है, जो आपके
आंख से आपकी स्क्रीन तक की जो दूरी है, इसके बीच में जो एयर पार्टिकल्स है, ये सब कुछ इसी सौरमंडल के अंदर आते हैं। इट इज द लोअर मोस्ट लिमिट ऑफ एटमोस्फियर, द लिमिट वेयर मेन लिव, वो जगह जहां पर हम लोग रहते हैं। जैसे दिस इज द अर्थ, करेक्ट, ये अर्थ है, अर्थ का एक हिस्सा, अर्थ के हिस्से पर एक बालक है ना, और ये जो पहली लेयर है एटमोस्फियर की, ये पूरी, ये आपका यहां से लेके यहां तक आ जाएगा ट्रोपोस्फियर, इसी में हम सभी लोग रहते हैं। ओके, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर बिकॉज ऑल द वेदर फिनोमिना ओकर हियर, ये पूछा गया प्रश्न नेशनल डिफेंस एकेडमी के द्वारा। कौन सी ऐसी लेयर होती है हमारे एटमॉस्फेयर की जिसके अंदर सबसे ज्यादा मौसमी फिनोमिना होते हैं? तो सबसे निचली लेयर, क्योंकि पानी की बूंदें इतना ऊपर तक नहीं जा पाती, तो इट इज द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। रेनफॉल, फोग, थंडर स्टॉर्म, ये सभी इसी के अंदर आते हैं, सारे मौसम फिनोमिना इसी के अंदर दिखाई देते हैं। ट्रोपोस्फियर इज ए जोन ऑफ मिक्सिंग, ट्रोपोस्फियर को मिक्सिंग जोन बोलते हैं। कैसे? देखो, मिक्सिंग जोन ऐसे कि एक तरफ से पानी भाप बन के ऊपर जा रहा है, दूसरी तरफ से पानी बरसात बन के नीचे आ रहा, तो ये मिक्सअप जोन है। कोई चीजें ऊपर जाती रहती, कोई चीजें नीचे आती रहती, तो इट इज अ जोन ऑफ मिक्सिंग। ओके, इन ट्रोपोस्फियर टेम्परेचर डिक्रीज विथ इंक्रीजिंग हाइट एट द रेट ऑफ 6.48 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1000 मीटर। भारी बात क्या बोला गया कि ये धरती की सतह है। अगर आज आप समझो ना, तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। देखो, ये धरती की सतह है ना, मीन सी लेवल बोलते हैं इसको, मीन सी लेवल, जहां से ऊंचाई को नापा जाता है। आप जब रेलवे स्टेशन पर जाते हो, हवाई अड्डे पर जाते हो, है ना, वहां पर आप लोगों ने देखा होगा रेलवे स्टेशन के ऊपर जो इलाका रहता है ना, फॉर एग्जाम्पल कोई सा भी इलाका है, इंदौर है, भोपाल है, दिल्ली है, नोएडा है, कोटा है, वहां पर लिखा होता समंदर की सतह से 563 मीटर की ऊंचाई पर, है ना। तो मीन सी लेवल, समंदर की सतह मतलब मीन सी लेवल से, देखो समंदर से इसलिए नापते क्योंकि वो फ्लैट है, वो किसी जमीन की तरह ऊंचा नीचा नहीं है, समंदर फ्लैट है सब जगह, तो इस हिसाब से उससे नापता जाता। तो मीन सी लेवल जो था, वहां से चीजों को नापते। तो मीन सी लेवल से जब हम 1 किलोमीटर आसमान में ऊपर की तरफ जाएंगे, कितने किलोमीटर? 1 किलोमीटर, तो तापमान आपका 6.48 डिग्री सेंटीग्रेड रिड्यूस होगा। इतना तापमान गिरेगा, कितना? 6.48 डिग्री सेंटीग्रेड। आप ये याद ही रख लो। जैसे अब इसको ना एक दूसरे तरीके से समझे, देखो ऐसा समझो कि दिल्ली, नक्शा निकाल लेते हैं, नक्शा देख लेते हैं, 2 मिनट लगेगा। अरे यार, मैप, मैप ऑफ द अर्थ। हर दिन कुछ ना कुछ नाटक रहते हैं यार। 1 मिनट रुको।
हाँ देखो देखो इधर ध्यान से देखना। अब आप एक पॉइंट समझना कि यह है दिल्ली, दिखाई दे रहा सभी लोगों को। अब इसी दिल्ली की साइज पे, इसी दिल्ली की लेटीट्यूड पर ये भूटान के अंदर थिम्पू, भूटान की राजधानी, जो दिल्ली है वहां से उसी की हाइट पे यहां पर भूटान में उसकी राजधानी है, जिसको हम बोलते हैं थिम्पू। अब दिल्ली में गर्मी कितनी होती और थिम्पू में बर्फ गिरती, थिम्पू में बहुत बर्फ गिरती। तो प्रश्न ये आता है कि सर अब आपने बोला था कि लेटीट्यूड जो होती है, लो लेटीट्यूड पर तापमान ज्यादा होता है और हाई लेटीट्यूड पर तापमान कम होता है। अब दिल्ली और थिम्पू दे आर ऑलमोस्ट ऑन सेम लेटीट्यूड, बट थिम्पू के अंदर इतनी ठंड क्यों और दिल्ली के अंदर इतनी कम ठंड क्यों? अब थिम्पू जो है वो कई हजार मीटर हाइट पर बना है। अब वो हाइट पर बना है तो हमको पता प्रति 1000 मीटर यानी प्रति 1 किलोमीटर तापमान 6.5 डिग्री घटता है। अब दिल्ली में ठंड में जब तापमान सोचो 8 डिग्री जाता है, ठंड में तापमान कितना 8 डिग्री जाता है, चलो 12 डिग्री जाता है दिल्ली में, ठंड का 12 से तो कम ही जाता है, बट फिर भी सपोज कर लेते हैं कि दिल्ली में ठंड में तापमान 12 डिग्री और ठंड में इसकी हाइट कितनी, थिम्पू की हाइट 2000, तो 1000 मीटर में कितना घटेगा 6 किलोमीटर। अगर दूसरे 1000 मीटर में 6 किलोमीटर मतलब 2 किलोमीटर ऊंचा है भूटान, 2000 मीटर है ना भूटान की हाइट, तो भूटान में ऊपर जाते आते कितना तापमान घटेगा 6.5 इंटू 2 यानी लगभग आपका 12-13 डिग्री तापमान घटेगा। मतलब सेम हाइट पर होने के बाद भी दो जगह के तापमान में अंतर क्यों? क्योंकि सेम लेटीट्यूड पर ये दिल्ली है, ये देखो ये दिल्ली और ये थिम्पू, दिल्ली ऐसा है और थिम्पू ये ऐसा है। ये अब थिम्पू ऊंचाई पे, थिम्पू की ऊंचाई कितनी 2 किलोमीटर, हमको पता 1 किलोमीटर में तापमान 6.5 डिग्री घटेगा, 2 किलोमीटर में कितना घट गया तापमान, घट गया 13 डिग्री। अब दिल्ली में जब तापमान 8 डिग्री था तो 8 डिग्री के समय यहां पर 8 में से 13 घटाओ, -3 डिग्री तापमान पहुंच गया, मतलब बर्फ गिरने लगी। दिस इज द रीजन कि पहाड़ों के ऊपर ठंड लगती है, क्योंकि जो बेसिक टेंडेंसी है हमारी धरती की वो नीचे से गर्म होना है, तो नीचे से गर्म होता सतह से, और जो भी चीजें सतह से ऊपर है वो हल्की हल्की ठंडी होती जाएगी। तो इस वजह से ऊपर जाने पर तापमान घटता है, और याद रखिएगा इट इज नोन एज एनवायरमेंटल लैप्स रेट। ये जो तापमान में गिरावट है कि प्रति 1 किलोमीटर जो तापमान गिर रहा है, इसे दो नाम दिया जाता है, या तो एनवायरमेंट लैप्स रेट मतलब पर्यावरण के तापमान की गिरावट की दर कि किस रफ्तार से गिर रहा है, इन्वायरमेंटल लैप्स रेट, या फिर इसको सामान्य ताप की गिरावट दर भी बताते हैं, यानी नॉर्मल लैप्स रेट। इन्वायरमेंट लैप्स रेट, नॉर्मल लैप्स रेट, इस फिनोमिना को बोलते हैं प्रति 1 किलोमीटर में तापमान जो घटता है। ओके, ये बात आपको समझ में आ गई। ये हमेशा पॉइंट याद रखिएगा कि तापमान में ऊंचाई का बड़ा महत्व होता है, कि अगर कोई सी भी जगह ऊंची है तो वहां का तापमान गिरेगा, वो कितना गिरेगा, प्रति 1 किलोमीटर 6.5 डिग्री तापमान उसका गिरेगा। इवन जो हम टेम्परेचर नापते हैं धरती का, जो दिन में हमें जो तापमान मिलता है ना, अभी जैसे आप आपके मोबाइल फोन में इधर देखोगे कि तापमान कितना, आपको पता चलेगा तापमान आपके इलाके का 16 डिग्री 17 डिग्री। तो इस जो 17 डिग्री तापमान ये धरती से 1.2 मीटर ऊंचाई पर रख करके थर्मोमीटर से नापते हैं। याद रखिएगा, या तो 4 फुट ऊंचा होना चाहिए, या तो 4 फुट धरती से ऊंचा होना चाहिए थर्मोमीटर, या फिर थर्मोमीटर की हाइट 1.2 मीटर होना चाहिए, 1.2 मीटर, दोनों बराबर ही होता है, 1.2 मीटर लगभग 4 फुट ही होता है। तो इतना ऊपर होना चाहिए उसको हाइट से। क्यों? क्योंकि उसको नीचे रखोगे ना तो धरती की गर्मी उसकी रीडिंग गिरा देगी। इसी वजह से मैं क्या बोल रहा हूं, धरती नीचे से गर्म होती है, और धरती नीचे से मतलब अंदर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सूरज की रोशनी गिरती तो सतह गर्म होती है, और जैसे आप सतह से ऊपर जाते जाओगे आप नॉर्मल आते जाओगे। तो टेम्परेचर नापने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते, 4 फुट, और अगर 1 किलोमीटर ऊपर चले गए तापमान 6.5 डिग्री घट जाएगा। सब पॉइंट याद रखेंगे, सबके सब पॉइंट पूछूंगा मैं। द हाइट ऑफ ट्रोपोस्फियर इज मोर नियर इक्वेटर एंड लेस नियर पोल। ये पॉइंट भी जान लेना जरूरी है कि ट्रोपोस्फियर की हाइट इक्वेटर के पास ज्यादा है, पोल के पास कम है। ये देखो, ये अर्थ है, ये एटमॉस्फियर, ये ऐसा बना हुआ है। ये पोल के पास एटमॉस्फियर की हाइट है 8 किलोमीटर, और इक्वेटर के पास एटमॉस्फियर की हाइट है 18 किलोमीटर। एवरेज कितना निकला, 18 + 8 26 डिवाइडेड बाय 2 13। तो एवरेज हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर इज 13 किलोमीटर। एवरेज हाइट आ गई। अब यहां पर क्यों है सर ऐसा कि पोल के पास इसकी हाइट कम क्यों है
वाई द हाइट ऑफ एटमोस्फेयर इज लो एट पोल एंड वाई द हाइट इज मोर एट इक्वेटर। देखिए, इसको समझने के लिए आपको फिर से मेरे पुराने कॉन्सेप्ट पर चलना होगा। मैंने क्या कहा था आप लोगों को कि इक्वेटर एक ऐसा इलाका होता है जहां पर इंसोलेशन सबसे ज्यादा होती है। आपको तो एक डेटा भी दिया था मैंने, 320 वाट पर मीटर स्क्वायर, इतनी इंसोलेशन इक्वेटर पर होती, इतनी गर्मी यहां पर। और यही जब पोल पर देखोगे तो ये सिर्फ 70 वॉट होती है। मतलब पोल, इक्वेटर पोल के कंपेयर में 5 गुना ज्यादा गर्म होता है। तो 320 वॉट एनर्जी के कारण इक्वेटर गर्म हुआ। बोलो गर्म हुआ। गर्म हुआ मतलब तापमान बढ़ा। और हम सभी जानते हैं टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम ऑटोमेटिक बढ़ेगा। तो जैसे मैंने तापमान बढ़ाया, यहां की हवा लाइटर हुई और ऊपर उठी। जब हवा ऊपर उठी तो उसने ट्रोपोस्फियर को पुश करके इसकी हाइट 18 किलोमीटर तक कर ली। अब पोल पर क्या सीन है? पोल पर तापमान माइनस में, मतलब टेम्परेचर लो, तो फिर इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो वॉल्यूम भी लो हो जाएगी। टेम्परेचर लो तो वॉल्यूम भी लो, तो हवा एक्सपांड होकर के ऊपर नहीं गई। इस वजह से पोल के पास हाइट कम है। अब कल की क्लास में एक बच्चे ने प्रश्न पूछा था कि सर पोल पर तो लोग रहते नहीं, फिर अंटार्कटिका में भी होल क्यों हुआ ओजोन में? अब यहां पर यह भी जान लेना चाहिए साथ में, यह लग जाती है हमारे एटमॉस्फेयर की दूसरी लेयर। पहली लेयर ट्रोपोस्फियर हो गई, ये दूसरी लेयर है। अब दूसरी लेयर में यहां पर ये पाई जाती है O3। O3 मतलब ओजोन होता है। दूसरी लेयर जो है उसका नाम है स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर के अंदर O3 पाई जा रही, करेक्ट। अब आप देखो कि O3 पोल के पास ज्यादा पास में, इक्वेटर के पास, इक्वेटर के पास O3 वाली लाइन 18 किलोमीटर दूर है और पोल के पास O3 वाली लाइन मात्र 8 किलोमीटर दूर है। तो इरोजन कहां होगा? मतलब इरोजन इज वर्ड फॉर द रॉक्स। यहां पर डिटेरियोरेशन कहां होगा? होल कहां होगा? होल सिंपल सा पोल पर होगा। क्यों? क्योंकि पोल पर वो ज्यादा दूर नहीं। ओके, ये पॉइंट याद रखिएगा कि जहां गर्मी वहां हाइट ज्यादा और जहां ठंड वहां हाइट कम। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तापमान बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ गई, हाइट बढ़ गई। अब जैसे सर अगर इंडिया में गर्मी हो तो सूरज इंडिया में जाएगा, इंडिया का तापमान बढ़ेगा, इंडिया की वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ये बदलती रहती है टेम्पोरली और सीजनली। टाइम टाइम पे, समय टाइम पे, जगह जगह बदलती रहती। गर्मी के समय में इंडिया में ज्यादा हो जाती, ठंड के समय में इंडिया में कम हो जाती। तो देखो ना, जगह भी बदली, इंडिया में कम ज्यादा भी हुई और समय भी बदला, ठंड और गर्मी भी आया। तो ये वाला पॉइंट भी हमें याद रखना होगा। द हाइट ऑफ ट्रोपोस्फियर इज मोर नियर इक्वेटर एंड लेस नियर पोल। द हाइट ऑफ ट्रोपोस्फियर चेंज सीजनली। समर में बढ़ जाती, विंटर में घट जाती। इन समर और डिक्रीज्ड इन विंटर। विंटर में घट जाती। ये पॉइंट भी हमें याद रखना होगा। एंड द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रोपोस्फियर इज नोन एज ट्रोपोपोस। ट्रोपोस्फियर का सबसे ऊंचा बिंदु ये वाला, द टॉपमोस्ट पॉइंट ऑफ ट्रोपोस्फियर, जो पिंक कलर से आपको दिखाई दे रहा, द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रोपोस्फियर इज नोन एज ट्रोपोपोस। ट्रोपोपोस। और ट्रोपोपोस कौन सा इलाका होता है? देखिए, हमने पढ़ा ट्रोपोस्फियर के बारे में, द ट्रोपोस्फियर इज द एरिया ऑफ मिक्सिंग। Troposphere is a zone of mixing where water evaporate at the similar time water also precipitate. Mixing होती रहती। तो troposphere is a zone of mixing and tropopause is a place where mixing stop. तो ट्रोपोस्फियर हो गया एकदम जानदार। गजब गजब गजब। आगे बढ़ते, पूरा हाइट का कॉन्सेप्ट सब कुछ ऑल सेट, ऑल सेट। आगे बढ़ो। प्रश्न पूछा गया एनडीए 1 2024, एनडीए 1 2024
प्रश्न क्या है? द एयर टेम्परेचर इज मेजर्ड एट द हाइट ऑफ 1.2 मीटर और 4 फीट फ्रॉम द ग्राउंड सर्फेस. द एवरेज रेट ऑफ टेम्परेचर डिक्रीज विथ हाइट इज टर्म्ड एज एनवायरमेंटल टेम्परेचर लैप्स रेट. कि एक हाइट के साथ तापमान का गिरना जो पर वन किलोमीटर 6.48 डिग्री है, ये इन्वायरमेंटल लैप्स रेट कहलाती. कौन सा स्टेटमेंट सही? रेन फोग आते टाइम चेंज हो जाती है. हां, सब बदलते रहते हैं. हां, ये ऐसी लेयर है बेटा ट्रोपोस्फियर जिसके अंदर हाइट के साथ तापमान घटता है. रिड्यूस लिखा रहा हूं वहां पे. $79.89 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना. चलो, कोई बच्चा बोल रहा है लास्ट पॉइंट एक बार बता दीजिए गुरुजी. द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रोपोस्फियर इज नोन एज ट्रोपोपोज. देखिए, ट्रोपोपोज मतलब उसकी अंतिम सीमा. स्ट्रेटोस्फियर का हाईएस्ट पॉइंट रहेगा स्ट्रेटोपोज, मिजोस्फियर का हाईएस्ट पॉइंट रहेगा मिजोपोज. पोज मतलब अब आगे नहीं. समर में इंक्रीज, विंटर में डिक्रीज, इंक्रीज इन समर एंड डिक्रीज इन विंटर. हाइट है ना. ये देखो, मैंने बताया तो तापमान बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, पूरा कॉन्सेप्ट होता है. एक एक चीज बेटा, एक एक चीज. अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट यानी दूसरी लेयर. दूसरी लेयर को हम बोलते हैं समताप मंडल. शोभ मंडल कंप्लीट हुआ, अब आता है देखिए दूसरी लेयर क्या बता रही. इट इज द सेकंड लेयर ऑफ एटमोस्फियर. करेक्ट है. हियर टेम्परेचर इंक्रीज विद इंक्रीजिंग हाइट. ओहो, उल्टा हो चुका है. यहां पर तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ रहा है. क्यों बढ़ रहा है बात करेंगे. नो वेदर फिनोमिना ओकर हियर. यहां पर आपको मेजर कोई वेदर फिनोमिना नहीं दिखता कि बरसात हो रही है, उमस हो रही है, फॉग जम रही है. ऐसा कोई बड़ा वेदर फिनोमिना यहां नहीं होता है क्योंकि इतने ऊपर तक वाटर वेपर नहीं आती ज्यादा. हाइट 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर. पहली कहां तक थी? 13 किलोमीटर. दूसरी 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक इसकी हाइट पाई जाती. धरती के अलग अलग जगह गर्मी के हिसाब से अलग अलग होती. इन लोअर एटमोस्फियर, इन लोअर स्ट्रेटोस्फियर, ओजोन इज प्रेजेंट विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस. द क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन नेशनल डिफेंस एकेडमी. ओजोन कहां पाई जाती है? तो लोअर एटमोस्फियर, लोअर स्ट्रेटोस्फियर के अंदर पाई जाती है. समटाइम्स सिरस क्लाउड प्रेजेंट इन दिस लेयर विच इज नोन एज मदर ऑफ पर्ल क्लाउड. इस लेयर के अंदर सिरस क्लाउड होते हैं. सिरस क्लाउड, देखो सिरस जो वर्ड होता है ना, वो ऊंचे बादलों को दर्शाता है. आप लोगों ने देखे होंगे कभी कभी आसमान के अंदर ऊंचे बादल होते जो फोकट के होते, चमकते रहते एकदम. उनकी वजह से साईफाई मूवीज के जैसा स्काई बन जाता है, अगर आपने देखा हो. रेणु सर, मैंने आपके तरीके से चाय बना के देखी, बहुत अच्छी बनी. मेरे तरीके से पढ़ के भी देख लो. मैं जो बोलता हूं उससे पढ़ भी लो. दुनिया भर का मजाक करा लो तुम लोगों से. ये सिरस पर्ल क्लाउड देखना है, जल्दी बोलो. बोलो सर, दिखा दो, दिखा दो. मदर पर्ल क्लाउड. ये देखे, ये कभी 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 देखे होंगे. नैक्रियस क्लाउड. ये ऐसे क्लाउड होते हैं जो अपने साथ साथ नाइट्रोजन के और इनके पोल्यूटेंट्स लेकर के पहुंच जाते ऊपर. ये ऐसे, इनको मदर पर्ल क्लाउड बोलते हैं. ठीक है. दो कर दूं, दो कर दो. ये लो. ठीक है. नहीं देखे तो आप भी देख लो. अब वापस आते टॉपिक की तरफ. दो लेयर खत्म हुई है. पहले ट्रोपोस्फियर जहां तापमान गिरा था, दूसरी स्ट्रेटोस्फियर जहां तापमान बढ़ा. बढ़ने का कोई दर नहीं है ना.
क्योंकि ये सेकंड लेयर है। तीसरी आ जाती मिजोस्फीयर। मिजोस्फीयर मतलब मध्यमंडल। मध्यमंडल तो इट इज अ ट्रांजिशनल लेयर बिटवीन स्ट्रेटोस्फीयर एंड थर्मोस्फीयर। ये एक ट्रांजिशनल लेयर है। स्ट्रेटोस्फीयर जो नीचे था, थर्मोस्फीयर जो ऊपर है। बना लेते हैं, ये आ गया आपका ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मिजोस्फीयर, थर्मोस्फीयर। ठीक है, तो क्या लिखा गया? इट इज ए ट्रांजिशनल लेयर बिटवीन स्ट्रेटोस्फीयर एंड थर्मोस्फीयर। ये स्ट्रेटोस्फीयर और थर्मोस्फीयर के बीच की जो ट्रांजिशनल लेयर है वो है आपका मिजोस्फीयर। इट एक्सटेंडेड फ्रॉम द हाइट ऑफ 50 to 80 किलोमीटर। 50 से 80 किलोमीटर की हाइट तक ये एक्सटेंडेड होती है। बर्निंग मीटियोरॉइड्स आर सीन इन मिजोस्फीयर। मिजोस्फीयर के अंदर हमें वो मीटियोरॉइड्स दिखाई देते, याद है? मीटियोराइट, मीटियोर और मीटियोरॉइड्स जो धरती की तरफ आते हैं। अरे चैप्टर नंबर 1 वहां पर आपको बताया था ना, यूनिट 1 में। तो वो बर्निंग मीटियोरॉइड्स हमें इसी लेयर के अंदर दिखाई देते हैं। द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ मिजोस्फीयर इज नोन एज मिजोपोस। ट्रोपोस्फियर का ट्रोपोपोस, स्ट्रेटोस्फीयर का स्ट्रेटोपोस, एंड द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ मिजोस्फीयर इज नोन एज मिजोपोस। एंड मिजोपोस इज द कोल्डेस्ट पॉइंट ऑफ आवर इंटायर एटमोस्फियर। मिजोपोस एक ऐसी जगह है जहां तापमान -90 डिग्री होता है। इट इज द कोल्डेस्ट पॉइंट। क्यों? बिकॉज इन mesosphere temperature decrease with height। यहां पर तापमान फिर घटने लगा। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर में डेंसिटी नहीं है, पूरा एटमॉस्फेयर रेरिफाइड है। तो रेरिफाइड होने की वजह से इस इलाके के अंदर तापमान गिरता है। और जो इसका टॉप मोस्ट पॉइंट है वो हमारे एटमॉस्फेयर का सबसे ठंडा बिंदु बनता है, द कोल्डेस्ट पॉइंट ऑफ आवर एंटायर एटमॉस्फेयर। क्लियर? अरे ये क्या दबा दिया मैंने? चेट ओपन करना था। मिजोस्फीयर कंप्लीट। अब थर्मोस्फीयर जान लेते हैं। मिजोस्फीयर कोल्ड है तो मेटेरोइड बर्न कैसे हो? मेटेरोइड बर्न होते फ्रिक्शन की वजह से, रेगुलर फ्रिक्शन की वजह से। आप ऐसा मत समझना धरती गर्म भी थी और उसी धरती के ऊपर आइस एज आई थी। सब चीजों का एक सीधा कारण नहीं होता मेरे भाई। आगे बढ़ते। थर्मोस्फीयर टेम्परेचर इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग हाइट। ओ माय गॉड सर, व्हाट इज दिस यार, व्हाट इज दिस? इट इज 3 टाइम, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है। हमें क्या लर्न करना है? आपको लर्न करना, एक पैराग्राफ बताएंगे आपको वहां से। टेम्परेचर इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग हाइट, अगेन फिर से तापमान बढ़ने लगता है। तो हियर डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर इज वेरी लो, एटमॉस्फेयर की डेंसिटी कम है। थर्मोस्फेयर इज डिवाइडेड इन 2 लेयर। यहां पर 2 लेयर है। पहली लेयर आइनोस्फीयर, दूसरी लेयर एक्सोस्फीयर। हमारे एटमॉस्फेयर में 2 लेयर है, पहली आइनोस्फीयर आयतन मंडल और दूसरी आपकी एक्सोस्फीयर यानी बाह्य मंडल। अब एक एक करके इन दोनों लेयर को देखेंगे। थर्मोस्फीयर मिजोस्फीयर के ऊपर की लाइन है। एरोप्लेन स्ट्रेटोस्फीयर में उड़ते, थर्मोस्फीयर इज एरोप्लेन स्ट्रेटोस्फीयर में उड़ते। थर्मोस्फीयर मिजोस्फीयर के ऊपर की लाइन है। और यहां पर हमने क्या देखा? टेम्परेचर इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग हाइट। हाइट के बढ़ने के साथ साथ तापमान इंक्रीज होता है। हियर डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर इज वेरी लो। यहां पर एटमॉस्फेयर की डेंसिटी काफी कम है। थर्मोस्फीयर इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट। 2 पार्ट के अंदर इसको विभाजित किया गया, आइनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर। एक एक करके जानते हैं। सबसे पहला आइनोस्फीयर। आइनोस्फीयर ये थर्मोस्फीयर की 2 अंदर की लाइन है। हियर टेम्परेचर एक्सटेंडेड फ्रॉम 80 हाइट एक्सटेंडेड फ्रॉम 80 to 640 किलोमीटर। 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक की हाइट यहां पर पाई जाती है। देयर आर नंबर ऑफ आयोनिक लेयर्स फाउंड इन दिस। यहां पर कई सारे आयोनिक लेयर्स पाई जाती है इस लेयर के अंदर, जैसे डी लेयर, ई लेयर, एफ लेयर, जी लेयर। ये सब रेडियो
जो कम्युनिकेशन होता है उसमें फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग है। लो टू हाई फ्रीक्वेंसी को जो वापस से रिफ्लेक्ट करती उसके अकॉर्डिंग, मतलब लो फ्रीक्वेंसी को डी वेव रिफ्लेक्ट करेगी, एफ वेव थोड़ी सी ज्यादा, फिर ई वेव थोड़ी ज्यादा, एफ वेव ज्यादा और जी वेव और ज्यादा। मतलब ये रेडियो की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए इस आयोनोस्फीयर के अंदर ये लेयर बनी हुई है। वो तो पहले से, बट हम उसको ऐसे इस्तेमाल में लेते हैं। मतलब जैसे होता है ना, जैसे हम किसी को फोन करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो कैसे वो कनेक्शन एक नॉर्मली, ये आप हो, ये आपके घर के पास का टावर है, ये आइनोस्फीयर है, ये वो है, और ये उनके घर के पास का टावर है। तो आपने फोन किया, कनेक्शन यहां से यहां गया, यहां से आइनोस्फीयर में, वहां से उनके टावर तक, और उनके टावर से उनके पास तक, ऐसे कनेक्शन हुआ। अब जैसे दिन दिन में क्या होता है, ये पार्टिकल्स काफी दूर रहते हैं, गर्मी होती ना, गर्मी होगी तो गर्मी होने की वजह से हमको पता है ना कि टेम्परेचर इंक्रीज हो जाने की वजह से पार्टिकल्स दूर दूर हो जाते हैं। टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, टेम्परेचर बढ़ेगा वॉल्यूम बढ़ेगी, वॉल्यूम बढ़ेगा मतलब डेंसिटी घटेगी। तो आइनोस्फीयर के अंदर जो डेंसिटी है पार्टिकल्स की, वो डेंसिटी घटने लगी। अब दिन में जब हम फोन करते हैं, और दिन में फोन करने के बाद आप बोलते हो हेलो हेलो, अरे बोले नहीं कौन है, हेलो, खूब बात करते, आवाज नहीं आती। क्यों? क्योंकि यहां पर धूप की वजह से पार्टिकल स्कैटर्ड हो गए, दूर दूर हो गए। आप फोन लगाते हो, कई बार ऐसा होता है लाइन कटती है, कई बार ऐसा होता है कि ग्लिच आते हैं, यहां से आवाज गई वहां पर जाकर के, क्योंकि गर्मी की वजह से पार्टिकल दूर दूर हो गए थे, रिफ्लेक्ट नहीं हो पाई। फिर आती रात। अब रात में क्या होता है, तापमान गिरता, तापमान गिरा, टेम्परेचर रिड्यूस, वॉल्यूम रिड्यूस, वॉल्यूम रिड्यूस हुआ तो डेंसिटी बढ़ी, पार्टिकल पास पास आ गए। और जब पास पास आ गए और आपने रात में फोन किया, फिर रात में बात करना, हेलो, नहीं अभी नहीं खाया, तुमने खाया? अरे यार तुमको पता है, ये रात में बात अच्छी होगी, आप रात में बात करो, क्योंकि पार्टिकल्स पास पास है, वहां पर ग्लिच नहीं आएगा, दिन में ग्लिच आएगा। ठीक है, तो डी लेयर, ई लेयर, एफ लेयर और जी लेयर, ये लेयर है जो रेडियो कम्युनिकेशन में मदद करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द लेयर आर फॉर्म्ड ड्यू टू चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड आयोन। ये लेयर जो होती है पूरी की पूरी आयन से बनी है, मैंने बोला ना आयनोस्फीयर है वो। इस वजह से गर्मी के अंदर सूरज की किरण से गर्म हो जाते हैं और यहां का तापमान बढ़ा देते हैं। ए सुनो रे, ए क्या बोला मैंने, कि इस लेयर के अंदर पाए जाते चार्ज पार्टिकल, आयन, इसलिए तो बोलते हैं ना आयतन मंडल। तो ये आयन सूरज की किरण से गर्म हो जाते हैं और यहाँ का तापमान बढ़ा देते, इसलिए इस लेयर के अंदर तापमान बढ़ता है। मैंने बोला था ना थर्मोस्फीयर में शार्पली तापमान बढ़ता है, ये रैपिडली तापमान बढ़ता है, और थर्मोस्फीयर की है ये लेयर, यहां तापमान बढ़ेगा। आखिरी अंतिम लेयर आ गई एक्सोस्फीयर, द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ आवर एटमोस्फियर। यहां पर हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है, लाइटर गैस है ना, हाइड्रोजन प्रेजेंट हियर, एनडीए पूछा गया है। अरे कोल्डेस्ट पॉइंट उस ट्रोपोस्फियर का सबसे ऊंचा हिस्सा है वो मीटियोराइट। तुमको मैंने क्या बोला, गजब आदमी हो यार, बेवकूफ मूर्ख आदमी। मैंने 2-5 मिनट पहले क्या बोला था कि जिस धरती जो आग का गोला थी उसी धरती पर आइस एज आई। ये कोई एक छोटा फिनोमेना नहीं होता कि हमने देख लिया कि वो ठंडा है तो वो गर्म कैसे होगा। फ्रिक्शन मैटर्स, आयतन मंडल उसके जस्ट ऊपर है जहां से वो बर्न होकर के नीचे एंटर करेगा। ठीक है, आइनोस्फीयर हो गया। अब ये सारी लेयर एक बार देख लो, यहां पर सब चीजें आपको दिख जाएगी। पहले ट्रोपोस्फियर,
सबसे निचली लेयर हॉट एयर बलून जो होता है, उसके बाद ये वही जहां पर बादल बनते, बरसात होती, ये हो गई। फिर आगे स्ट्रेटोस्फियर, जिसके अंदर हम वेदर बलून छोड़ते, कुछ बलून होते हैं ना जिनके अंदर लोग नहीं बैठते, जो पता करने के लिए जाते ऊपर की तरफ, इनको डिटेक्ट करते इंस्ट्रूमेंट लगा के, तो वेदर बलून यहां पर जाते इस इलाके तक। इसी के अंदर लोअर स्ट्रेटोस्फियर के अंदर, स्ट्रेटोस्फियर याद रखना ना कि ट्रोपोस्फियर, लोअर स्ट्रेटोस्फियर के अंदर आपका हवाई जहाज उड़ता है, मीटेओराइट्स बर्न होते दिखाई देते हमको मिजोस्फियर के अंदर। फिर थर्मोस्फियर होता है, यहां पर अरोरास होते, अरोरास जो होते हैं वो सूरज से आने वाले स्टॉर्म्स होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे, बट अरोरास हमें थर्मोस्फियर में दिखाई देते, तो अरोरास। और उसके ऊपर एक्सोस्फियर में हम सैटेलाइट लगाते, स्पेस स्टेशन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। आई बात समझ में? लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, ये सभी का वो है एक डन। अब ये जान लो, ये होते अरोरास। अरोरास क्या होते हैं, इनको बड़ा आराम से जानिएगा। देखिए, सूरज से आने वाले स्टॉर्म, सूरज से क्या होता है, जैसे धूल के बवंडर उठते हैं ना धरती के ऊपर, वैसे सूरज से सोलर इरप्शन होता है, जैसे ज्वालामुखी से लावा फटता 300 400 मीटर तक। अभी किलूबिया नाम का ज्वालामुखी फटा है कल, कहां पर? हवाइन आइलैंड के ऊपर। हवाइन कहां पर है? पैसिफिक ओशन के बीचों बीच में, पैसिफिक प्लेट के ऊपर एक वोल्केनिक हॉटस्पॉट है, वहां पर तेजी से एक इरप्शन हुआ जिसमें 300 मीटर तक लावा उड़ गया था। वैसे ही सूरज के ऊपर से ऐसे सोलर स्टॉर्म्स आते हैं, और ये सोलर स्टॉर्म धरती की तरफ आते हैं, और इनके अंदर इतनी ताकत होती है कि धरती के एटमॉस्फेयर को पूरा डिस्ट्रॉय कर दे। बट हमारी धरती के पास एक मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड धरती के पास कहां से आई? आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था क्रस्ट मेंटल कोर, और कोर के अंदर मैंने कहा था आयरन और निकल पाया जाता है। कहा था कि धरती के कोर के अंदर हेवियर एलिमेंट आयरन और निकल पाया जाता है। आयरन और निकल जब रोटेशन लेती धरती, तो आयरन और निकल रोज घूम घूम करके एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर लेते हैं। ये तो ये धरती की मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो दिखाई दे रही है आपको, ये ब्लू कलर में। तो जब ये सोलर स्टॉर्म सूरज से आते हैं, और सूरज से आने के बाद जब धरती की तरफ जाते, तो धरती की मैग्नेटिक फील्ड इसे हमारे थर्मोस्फियर के अंदर ही फोड़ देती है, मतलब हमारे आउटर मोस्ट एटमोस्फेयर में फोड़ देती है, धरती तक आने ही नहीं देती, हम तक आने ही नहीं देती, हम बेफिक्र हो जाते। आप समझ रहे हो, धरती को इतनी आसानी से गोल्डीलॉक्स जोन नहीं बोलते धरती को। क्यों? क्योंकि ये हर तरह से सुरक्षित है, सूरज से आने वाले स्टॉर्म्स तक को रोक रही है। तो धरती के कोर की वजह से यहां पर ये स्टॉर्म्स टूट जाते हैं, और ये एटमॉस्फेयर की गैसेस के साथ रिएक्ट करके अलग अलग रंग भी दिखाते। 2023 में तो ये अरोरास हमको लद्दाख में भी देखने को मिले। ओरिजिनली अरोरास हमें कहां मिलते? नॉर्थ पोल तरफ, इधर इनको बोलते अरोरास बोरियोलिस, और इधर इनको बोलते अरोरास ऑस्ट्रियोलिस। ऑस्ट्रियोलिस जो शब्द उसका मतलब होता साउथ। ज्योग्राफी की जो डिक्शनरी है, उस डिक्शनरी की का सबसे पहला वर्ड है ऑस्ट्रियोलिस, और ऑस्ट्रियोलिस वर्ड का मतलब होता दक्षिण। तो जो अरोरास नीचे की तरफ बनते उन्हें अरोरास ऑस्ट्रियोलिस बोलते, जो अरोरास ऊपर की तरफ बोलते उन्हें बोरियोलिस बोलते, बोरियल फॉरेस्ट वाले। ठीक है, तो ये हमें कहां पर दिखाई देंगे? आपको अरोरास देखना है कि अरोरास कैसे बनते, एक बार वो हो जाए। चलो अरोरास, अरोरास दिखा देते, करा दे, कोई नहीं कोई नहीं, अरे बस बस अभी हो। ये देखो, ये
इतने गजब लगते हैं, मतलब हर वो इंसान जिसको भूगोल से मोहब्बत होती है वो अपनी लाइफ में जरूर टारगेट बनाता कि एक बार तो अरोरास देखूंगा। देखो ना कितने रियल लाइफ में दिखाई देते हैं। देखा, ऐसा ही है। और इनके फोटोज भी दिखा देते हैं। अच्छी चीजों को बिल्कुल जानो। ये देखिए क्या नजारा होता होगा इस दुनिया का। मतलब आप समझिए कि पूरा बर्फीला इलाका, तापमान पूरी, हम मतलब एसी भी जो होती है हमारी 16 डिग्री तक जाती है, बाकी इसके बाद नहीं जाती। वो तो एक कमरा होता है, दूसरे कमरे में फिर गर्मी होती है। पर एक ऐसा इलाका जहां पूरी दुनिया ही 1 डिग्री 2 डिग्री की ठंड में जी रही है, पूरी सब कुछ जहां तक देखो ठंडक, एकदम जैकेट पहन के आग जला करके बैठे और आसमान में अरोरास दिखाई दे रहे। कितना गजब नजारा होगा। गजब की टूरिज्म के लिए तो बहुत प्यारी जगह। कहते हैं ना, दिल आखिर तो क्यों रोता है, दुनिया में अक्सर यूं ही होता है। ये जो गहरे सन्नाटे हैं वक्त ने सबको ही बांटे हैं। थोड़ी धूप है सबका हिस्सा, थोड़ी छांव है सबका किस्सा। आंख तेरी बेकार ही नम है, हर पल एक नया मौसम है। क्यों तो ऐसे पल खोता है, दिल आखिर तू क्यों रोता है। एक कविता है ये फरहान अख्तर की, और वो यही बता रहे कि ये सभी की लाइफ में ये दुख दर्द है, फोकट में क्यों रोना। मतलब क्यों तो ऐसे पल खोता है और दिल आखिर तो क्यों रोता है। ठीक है अरोरास, ठीक है जी सर। यहां पे होनी थी ये शायरी जो बोला था मैंने, फिर से बोल देता हूं। अब इमेजिन करो जस्ट आप कि किसी चीज से परेशान और यहां आकर के बैठ गए। वही मैंने बोला, आग जल रही, सब कुछ ठंडा, सब कुछ ठंडा। अगर आप परेशान हो तब भी मैं बता रहा हूं, होता है ना हर किसी की लाइफ में, कभी किसी को सेपरेशन बड़ा परेशान करता है। सेपरेशन मतलब किसी का चले जाना जीवन से, या फिर किसी के लिए किसी किसी की आंखों में इग्नोर फील होना, ये होता है। और उस समय के लिए मैं मेरे भाइयों को, मेरे दोस्तों को, सभी को, आप सारे बच्चों को यही बात कहना चाहूँगा जो यहाँ की कविता है कि दिल आखिर तू क्यों रोता है और दुनिया में यूं ही होता है। ये जो गहरे सन्नाटे हैं वक्त ने सभी को बांटे हैं। थोड़ी धूप है सबका हिस्सा, थोड़ी छाँव है सबका किस्सा। आँख तेरी बेकार ही नम है और हर पल एक नया मौसम है। क्यों तू ऐसे पल खोता है, दिल आखिर तू क्यों रोता है। होता है लाइफ में। आगे बढ़ेंगे हम। कंफर्म सर का ब्रेकअप हुआ है। वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। आज से 200 साल पहले की बात हो। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अरोरास इज आर करेक्ट, पूछा गया प्रश्न। पहला, द सोलर विंड अपॉन रीचिंग द अर्थ एटमोस्फियर इज directed towards the two magnetic pole and colorful display of light is seen in night sky. Oh. Second, the particles interact with the different gases of our atmosphere. Each gas glows with a particular color. तीसरा, in April 2023, auroras was captured in the night sky of India at Henle, Ladakh. हेनले के बारे में आपको बताया था, इंडियाज हाईएस्ट एस्ट्रोनॉमिकल लेबोरेटरी हेनले। आप डिफेंस वाला चैनल पर जाइएगा। बताऊं क्या हेनले के बारे में, इतनी गजब जगह है। पता, मैंने उसके बारे में पढ़ा था, बहुत पढ़ा, जाहिर सी बात है वो बहुत ज्यादा ऐसा नहीं था एग्जाम ओरिएंटेड चीज,
ऑल्दो हेनले के बारे में परीक्षा ने 2024 में पूछा है, अभी मैं आपको बताऊंगा हेनले के बारे में। जब मैं एक दिन रात में ऐसे नॉर्मल देख रहा था चीजें इंटरनेट के ऊपर, मैंने देखा हेनले के बारे में। जब हेनले को देखा मैंने वहां की खासियत देखी, फिर मैंने वहां से डार्क स्काई रिजर्व क्या होता है वो जाना, लाइट पोल्यूशन क्या होता है। मतलब ये एक हेनले वाला इलाका ऐसा इलाका बेटा कि अगर आप बैटरी टॉर्च चालू कर दो ना, ऐसे यूं करके गए आप ये और आपने टॉर्च चालू कर ली, तो ये मतलब वहां पर सही नहीं है, इलीगल है। इसको लाइट पोल्यूशन बोलते हैं। मतलब कि उनका कहना एकदम शून्य अंधेरा, और उस अंधेरे के अंदर स्टार गेजिंग जो होती है, आप नीचे बैठ करके तारे जो देख रहे हो सबसे बेहतरीन दिखाई देते हैं वो। डी इज द करेक्ट आंसर। 77.49% बच्चों ने एकदम सही जवाब दिया। ठीक है, अब हेनले का बताऊं या खुद देख लोगे? डिफेंस वाला चैनल पे जाना, जब आपको मौका मिले डिफेंस वाला पे सर्च करना, वहां लिखना क्या क्या लिखना है, हेनले एस्ट्रोनॉमिकल लेबोरेटरी, हेनले है ना, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी हेनले, लिख करके सर्च कर देना, वहां पर एक शॉर्ट आएगा, उस शॉर्ट के अंदर देखना सारी इंफॉर्मेशन है, कौन सा टेलीस्कोप लगा हुआ है, सब कुछ। चलिए अब आ जाता है इन टर्म GIS, जी रिप्रेजेंट, जो GIS टर्म है उसमें जी क्या रिप्रेजेंट करता, तुम लोग को सारी की सारी चीजें ही चाहिए। अब वो नहीं आएगा, वो उसमें यूट्यूब खोलना पड़ता, तुम लोग इतना तो कर लो खुद से। इन टर्म GIS, जी रिप्रेजेंट, GIS क्या रिप्रेजेंट, GIS क्या बताता है? तो इट इज जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। GIS रिप्रेजेंट जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। दूसरा प्रश्न, लेटीट्यूड ऑफ ए प्लेस इज इंडिकेशन ऑफ, लेटीट्यूड किसी भी जगह की क्या बताती है? लेटीट्यूड बताती है उस जगह का तापमान। लेटीट्यूड शोज द टेम्परेचर एंड लॉन्गिट्यूड शोज द टाइम। लॉन्गिट्यूड समय बताती है और लेटीट्यूड वो देख लेना बाद में। अगला, ट्रोपोस्फियर इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ लोअर एटमोस्फियर। लोअर एटमोस्फियर का सबसे गर्म हिस्सा ट्रोपोस्फियर, क्यों? इट इज क्लोजेस्ट टू सन, देयर आर चार्ज पार्टिकल्स, इट इज हीटेड जस्ट बिकॉज ऑफ द अर्थ सर्फेस, हीट इज जनरेटेड ऑन इट। किस वजह से ट्रोपोस्फियर जो हमारी धरती के पास वो गर्म होता है? व्हाट इज द रीजन? बहुत सिंपल प्रश्न है। सी इज द राइट आंसर। आज की क्लास के अंदर आंसर देख रहे हो, सब 75% प्लस जा रहे। विच लेयर ऑफ एटमोस्फियर प्रोवाइड आइडियल कंडीशन फॉर द फ्लाइंग ऑफ एरोप्लेन? ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, आइनोस्फियर, एक्सोस्फियर। सर जापान में अर्थक्वेक मेजर्ड टुडे, जापान लाइज ऑन पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, तो वहां पर अर्थक्वेक आना बहुत आसान है बेटा। बेटा डाउट आप छोड़ दो, आपके डाउट क्लियर करवा देंगे। आप आपके डाउट आपको आए ना, आप बेफिक्र होकर के उनको छोड़ दिया करो। क्लास के अंदर डाउट नहीं ले पाए, नहीं ले सकते हम। 7 बज ही गई आज की क्लास। मैंने सोचा था कि 40-45 मिनट करेंगे, बट आया मजा, हमने पूरा कंप्लीट कर लिया, हमारा टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। आपकी क्लाइमेटोलॉजी का पहला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, बी। ओहो हो, बहुत गजब, बहुत गजब। तो यहां पर इस सेशन को हम एंड करते बेटा। यामिनी सर एक बार इंस्टा पर नोट चेक कर लिए, ठीक है, आप भेज दीजिएगा, आज मैं करता हूं चेक। सर पेरेंट्स जिम के लिए मना कर रहे, अरे मेरे बेटा आप लोग ना अभी पढ़ाई करो, थोड़ा रनिंग कर लो। अगर किसी चीज के लिए घर वाले मना करे तो फिर तुमको क्या, तुमको इतनी सारी फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी ना चाहिए होती है। यू नीड बेसिक, यू जस्ट हैव टू फिट, वेट सही होना चाहिए, अच्छा हेल्दी होना चाहिए। आप जा रहे हो दैट्स गुड, नहीं जाओ तो भी आपका काम हो जाएगा। चलिए मेरे भाई आज की क्लास को एंड करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। जय हिंद,
जय भारत।